अब हम लोग प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। द प्री प्रोसेसर इज ए फेज ऑफ द सी कंपाइलर दैट रन बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन प्रोसेस बिगिंस। प्री प्रोसेसर वैसा फेज होता है जब आप कोड को रन करते हैं तो कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेसिंग होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी द इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल, मैक्रो एक्सप्रेशन। उसमें क्या होता है कि आपको हेडर फाइल जो भी आप दिए रहते हैं उसको ऐड करता है, मैक्रो का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विथ है हैश सिंबल। जो प्री प्रोसेसर का डायरेक्टिव है हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, जैसे कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हो गया, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच हो गया। आपको पता ही होगा कि स्टूडियो डॉट एच क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट के लिए ये मदद करता है, ये हेडर फाइल। अब जानते हैं कि हमारा ये सी प्रोग्राम कंपाइल और रन कैसे होता है। अगर आपको सी का कोई भी प्रोग्राम को अगर रन करना है तो आपको एक कंपाइलर चाहिए और एक कोड एडिटर चाहिए। ठीक है, जो सी के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। फिर इसके बाद उस प्रोग्राम को जो भी लिखिएगा उसको फाइल को सेव करते हैं। जब फाइल को सेव करते हैं तो लास्ट में डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। ठीक है, जो भी आप फाइल का नाम देते हैं लास्ट में डॉट सी लगाकर ही उस फाइल का नाम सेव करते हैं। जानते हैं प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे सोर्स फाइल हो गया, जैसे कि आपने जो भी कोड लिखा सेव किया तो फिर उसके बाद आप उसको रन करते हैं तो प्री प्रोसेस होता है। पहले प्री प्रोसेसर में जाएगा, प्री प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद एक प्री प्रोसेस फाइल बनाएगा, तो जो कि डॉट आई फाइल इंस्टेंशन के साथ बनेगा। फिर उसके बाद वो डॉट आई फाइल इंस्टेंशन वाले कंपाइलर के पास जाएगा। फिर उसके बाद वो कंपाइल होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा और उस फाइल का नाम दे देगा। जो भी फाइल का नाम होगा उसको लास्ट में डॉट एस फाइल एक्सटेंशन दे देगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये फाइल जाएगा असेंबलर के पास। असेंबलर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा और उस फाइल का नाम को चेंज करेगा डॉट ओ फाइल। ठीक है, फिर असेंबलर क्या करेगा, लिंकर के पास भेजेगा। लिंकर क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, जिसे डॉट ई एक्स ई फाइल के नाम से वो बना देगा। आप अगर कोई भी सी प्रोग्राम में अगर कोई भी प्रोग्राम में सेव करते हैं फाइल, जैसे सी में प्रोग्राम सेव करते हैं और रन करते हैं तो देखिएगा तो डॉट ई एक्स ई फाइल ऑटोमेटिक ही बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि प्री ई एक्स डॉट सी है तो आपको एक ये प्रोग्राम है, इसके नीचे एक ये बन ही गया फाइल। ये तो आपको पता ही होगा शुरू से, स्ट्रक्चर ई एक्स डॉट सी है तो उसके उसके बाद एक और फाइल बन जाएगा जो एग्जीक्यूटिव फाइल डॉट ई एक्स ई फाइल बना देगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में जानते हैं। हैच इंक्लूड डायरेक्टिव यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन योर सोर्स कोड। इसका उपयोग हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए करते हैं। हैश डिफाइन, इसका उपयोग हम लोग मैक्रो और कांस्टेंट बनाने के लिए करते हैं। हैश इफ डिफाइन, हैच इफ नॉट डिफाइन इसको बोलते हैं, एंड डेफ लिखा है ना, नॉट डिफाइन। हैच एल्स, हैच एंड इफ, इसका हम लोग कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए उपयोग करते हैं। हैच एरर, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे एक एरर मैसेज जनरेट के लिए प्रयोग करते हैं। हैश वार्निंग, इसका उपयोग हम लोग जो प्री प्रोसेसिंग होता है उस टाइम वार्निंग मैसेज को जनरेट के लिए प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं मैक्रो के बारे में। मैक्रो इज ए सेगमेंट ऑफ कोड विच इज रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है उसके वैल्यू के द्वारा। मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। उस मैक्रो बनाने के लिए हैश डिफाइन बस लिख देना रहता है, मैक्रो बन जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रो। मैक्रो दो तरह का होता है, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, फंक्शन लाइक मैक्रो। ठीक है, जानते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो क्या होता है। द ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो इज एन आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो एक आइडेंटिफायर होता है जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है वैल्यू द्वारा। इट इज वाइडली यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसका सबसे अधिक उपयोग हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हैश डिफाइन लिखना और एक नाम दे दिए पी आई यानी पाई, और इसका एक वैल्यू दे 3.14। हमको भी पता है कि 3.14 का जो पाई का वैल्यू का मान होता है, ये क्या करता है, कांस्टेंट एक वैल्यू बना देता है। हमें पता है कि कांस्टेंट कर देने से वो चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे एक लाइन लिखा है यार, पाई इज द मैक्रोनम। पाई क्या है, मैक्रोनम विच विल बी रिप्लेस बाय द वैल्यू 3.1, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है 3.14 वैल्यू के। ठीक है, अगर जहाँ पे आप पाई लिखिएगा तो समझिए कि 3.14 लिख रहे हैं, वो उसका कैलकुलेशन करेगा। एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ। प्री प्रोसेसर ई एक्स डॉट सी के नाम से फाइल बनाया और
क्या करूँगा, बेसिक सी का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन, और फिर उसके बाद रिटर्न 0। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो एक बनाएंगे, जैसे कि हैच डिफाइन किया, DEFIN कर दो। इसके बाद पाई लिखा, अगर आप परसेंटेज लिखेंगे तो 100 भी लिख सकते हैं। कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना चाहते हैं इसकी मदद से, समझिए कांस्टेंट वेरिएबल के लिए अधिकतर इसका उपयोग किया जाए तो 100 दे सकते हैं। या आप ए नाम का बनाएंगे तो उसको 10 भी जो भी असाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं पाई का देता हूँ, इसका वैल्यू दिया 3.14। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालता हूँ जो कि पाई आर आर स्क्वायर होता है। तो एक इंट लिखता हूँ और रेडियस उसका देता हूँ, रेडियस दे दिया इसका 6 दे दिया, और एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट टाइप का, और इसको लिखता हूँ एरिया सर्कल देता हूँ, सर्कल। तो इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिखूंगा, ऊपर हमने बनाया आर स्क्वायर, आर कितने यानी रेडियस, यहाँ वेरिएबल लिखे ना तो यहाँ पर रेडियस लिखेंगे, रेडियस यानी आर। ठीक है, दो बार मैं रेडियस लिख दूंगा, आर रेडियस रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर हमारा हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ परसेंट एफ करूंगा, और इसको प्रिंट कर दूंगा कोमा लगाकर एरिया सर्कल, और डेसिमल प्रिसीजन लगा दूंगा 0.2, क्योंकि डेसिमल के बाद ये फ्लोट टाइप का है ना तो लास्ट में 6 अंक तक वो शो करेगा। मैं चाहता हूँ लास्ट के 2 ही अंक तक वो शो करे। तो सेव करूंगा और रन करूंगा तो पाई आर स्क्वायर हमें देखा देगा। एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ और एक बार रन करता हूँ। ठीक है, अब जितना भी आप यहाँ पे वैल्यू डालिएगा, अगर मैं 10 डालूंगा तो 10 का हमें शो कर देगा। अब जानते हैं फंक्शन लाइक मैक्रो क्या था। द फंक्शन लाइक मैक्रो लुक्स लाइक फंक्शन कॉल। जैसे कि फंक्शन लाइक मैक्रो होता है जैसे कि फंक्शन कॉल की तरह होता है। जैसे हैश डिफाइन लिखा है, यहाँ पे मीन नाम का एक फंक्शन दिया गया, दो इसमें पैरामीटर पास कर दिया गया ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया गया, यहाँ ए लेस देन बी, मतलब कि ए छोटा है बी से। और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, फर्स्ट वाला अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ए प्रिंट करेगा, और अगर फॉल्स होता है तो बी प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। वही जो पीछे जो एरिया सर्कल बनाया था ना, अब उसी को फंक्शन के थ्रू आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। ऊपर में डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे हैश डिफाइन लिखता हूँ और एरिया ऑफ सर्कल लिखूंगा। ठीक है, एक क्या लेगा, एरिया ऑफ सर्कल एक पैरामीटर लेगा। ठीक है, और इसके लिए कोड क्या कर दूंगा, पाई 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 तो पहले से हमने बना रखा है, तो पाई यहाँ पे कर दूंगा इंटू आर स्क्वायर ना, तो आर इंटू आर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब इसको यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ से यहाँ तक हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा। ठीक है, वहाँ पे एक फंक्शन बन गया, और इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो एरिया ऑफ सर्कल को, तो प्रिंट एफ करूंगा और यहाँ पे परसेंट एफ करूंगा। फिर उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें दे देता हूँ 6। ठीक है, सेमीकोलन लगाऊंगा और सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें 113 दे देगा। देखिए इससे पहले भी किया था 113.04 दिया था, क्योंकि हम लोग डेसिमल प्रिसीजन लगाए थे। तो यहाँ पर भी लगा दूंगा, ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। आप चाहेंगे तो इसको एक वेरिएबल में भी एक इसको कर सकते हैं, वेरिएबल के थ्रू, जिसे ए नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पे कॉल कर देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कर दिया, इसमें पास कर देता हूँ 5 पास कर दिया, और सेमीकोलन लगा दूंगा और यहाँ पे बस प्रिंट कर दूंगा आप उस ए को। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं प्री डिफाइंड मैक्रो के बारे में। 2 अंडरस्कोर डेट, 2 अंडरस्कोर, और बाकी ये जो दिख रहा है ना सबके आगे 2 अंडरस्कोर है, शुरू में और लास्ट में। ठीक है, डेट वाला क्या होता है कि ये हमें डेट हमें देता है, पहले मंथ देगा, फिर डेट देगा, फिर ईयर देगा, ये स्ट्रिंग में देता है। टाइम वाला हमें करंट टाइम देगा। ठीक है, पहले हावर, फिर मिनट, फिर सेकंड। फाइल क्या करेगा, फाइल का नाम दे देगा। लाइन क्या करेगा, करंट लाइन नंबर दे देगा। ठीक है, एसटीडीसी क्या करेगा, इस ये डिफाइन करेगा अपन जब कंपाइलर कंपाइल हो जाएगा आस्की स्टैंडर्ड से। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, ये सब कोड अभी मैं हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है और इसका कुछ काम नहीं है।
अब मैं लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंट एस, ठीक है, और बैक स्लैश ए नया लाइन के लिए दे दूंगा, और यहाँ पे अंडरस्कोर और एक बार अंडरस्कोर। अब लिखूंगा कैपिटल में फाइल, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बार अंडरस्कोर लिखना है। हमारा आईडी है तो बाकी का कोड आ जाता है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये हमारा क्या करेगा, फाइल का नाम क्या है, प्री प्रोसेसर EX है, तो वो हमें शो कर देगा यहाँ पर नीचे प्री प्रोसेसर EX। देखिए फाइल का नाम दे दिया। वही इस लाइन को मैं डुप्लीकेट करूंगा, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दो अंडरस्कोर डेट कर दूंगा तो ये हमें क्या दे देगा, डेट दे देगा, ठीक है, सितंबर 29, 2023। अगर इसी का लाइन को डुप्लीकेट किया और यहीं पर लिखूंगा टाइम तो हमें टाइम दे देगा। सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो हमें टाइम दे दिया। और इसी लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ, क्या था, अंडरस्कोर लाइन था ना, एक अंडरस्कोर लाइन, LINE लाइन, और ये इंटीजर में रिटर्न करेगा ना कितने लाइन है, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d करूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें लाइन बता देगा 7। इस लाइन को थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो इसको कट करता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें बता दिया 4 की ये जो लाइन को प्रिंट किया ना, तो किस लाइन में आप एक कोड को रन कर रहे हैं, तो 4 नंबर लाइन में, इससे पहले 7 नंबर में था तो 7 नंबर प्रिंट कर रहा था। इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और था अंडरस्कोर SDTC था, और इसका भी इंटीजर टाइप का रिटर्न करता है ना, तो %d करूंगा, सेव करूंगा। अगर ASCII स्टैंडर्ड से कंपाइल होता है तो ये 1 दे देगा। रन करता हूँ तो देखिए ये 1 हमें दे दिया, ठीक है। अब हम लोग हैच इंक्लूड के बारे में पढ़ेंगे। हैच इंक्लूड के बारे में तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं और जान भी रहे हैं। ये हेडर फाइल को ऐड करता है, जो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इंक्लूड सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। ये क्या करता है, यूजर डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड जो भी हेडर फाइल है उसको ऐड करने के लिए उपयोग करता है। इफ इंक्लूडेड फाइल इज नॉट फाउंड कंपाइलर रेंडर एरर, अगर ये नहीं होता है तो हमें एरर देता है। जैसे हैच इंक्लूड लिखेंगे और एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी प्री डिफाइंड जो सिस्टम डिफाइंड फाइल होता है उसका नाम देते हैं। अगर यूजर डिफाइंड तो हैच इंक्लूड और डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ये हैच इंक्लूड studio.h, अगर ये कोड इसमें ना रहे तो printf और scanf हमें काम नहीं करेगा। तो इतना क्या printf और scanf काम नहीं करेगा। इस कोड को मैं हटाता हूँ, सेव करता हूँ और रन करूंगा तो देखिए हमें एरर आ जाएगा। सेव किया और रन करूंगा, ये देखिए वार्निंग हमें आ गया, ठीक है। इम्प्लिसिट studio.h और प्रोवाइड डिक्लेरेशन printf। सेव करता हूँ और रन करूँ, देखिए सही हो गया। अगर सेम स्ट्रिंग का कोई अगर यूज कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग वाले हेडर फाइल को ऐड करना होता, वरना उस कंडीशन में भी एरर देता। तो लोग जो स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा उस टाइम हमको ऐड करना ही पड़ रहा था, वरना एरर आ रहा था। ये आईडी है तो कुछ सारे अगर कभी कभार एरर होते हैं तो कोड को रन भी कर देता है, पर आपको अगर आगे जाकर ये गड़बड़ भी होता है क्योंकि एरर देगा ही अगर उसके हेडर फाइल आपको ऐड नहीं होंगे तो। अब पढ़ते हैं हैश डिफाइन करें। द हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू डिफाइन कांस्टेंट और माइक्रो सब्सटिट्यूशन। हैच डिफाइन डायरेक्टिव क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कांस्टेंट बनाने के लिए करते हैं। जैसे हैच डिफाइन किया टोकन का नाम और उसका वैल्यू दे देंगे। इससे पहले जो पाई हमने बनाया था उसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हैच डिफाइन लिखता हूँ, हैच डिफाइन करता हूँ और यहाँ ए लिख देता हूँ, इसका वैल्यू देते हैं 10, ठीक है। इन सब कोड को हटाता हूँ और एक वैल्यू बनाया इंट बी करता हूँ, ठीक है। अब बी को कर देता हूँ यहाँ पे 20। अब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा, इस ए को इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना %d, और फिर उसके बाद इस ए को अब प्लस कर दूंगा इस बी को। अभी मैं प्रिंट करूँगा तो 10, 20, 30 हमें दिखेगा। देखिए 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे है कि हैच अनडेफ, द हैच अनडेफ प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू अनडिफाइन द कांस्टेंट और मैक्रो डिफाइंड बाय हैच डिफाइन। ये क्या होता है कि जब हैच डिफाइन से कुछ भी आप अगर डायरेक्टिव डिफाइन करते हैं उसको अनडिफाइन करना है तो हैच अनडिफाइन लिखे और उसके टोकन का नाम लिख दे तो अनडिफाइन हो जाते, इसके बाद वो एरर आने लगेगा। जैसे कि इस केस में हमें 30 आ रहा था, अगर मैं इसी को ए को अनडिफाइन कर दो, हैच
यू एन डेफ कर दूं और फिर उसके बाद टोकन का नाम ए कर दूंगा। अभी मैं सेव करके रन करूंगा तो हमें एरर आएगा। देखिए एरर आ गया ना। द हच अनडेफ डायरेक्टिव यूज टू डिफाइन द प्री प्रोसेसर कांस्टेंट टू ए लिमिटेड स्कोप सो दैट यू कैन डिक्लेयर कांस्टेंट आ गया। इसका भी उपयोग जो होता है ना हच अनडेफ का एक लिमिटेड स्कोप के लिए होता है। जैसे कि हच डिफाइन किया नंबर इक्वल टू 8 के लिए, फिर इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिए इंट स्क्वायर बराबर नंबर इंटू नंबर कर दिए। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे स्क्वायर को तो हमें स्क्वायर प्रिंट कर देगा, नंबर जो 8 यहाँ पे पास किया 64 प्रिंट कर देगा। और हज अनडिफाइंड कर दूंगा नंबर, तो अब इसके बाद इसका स्कोप भी खत्म हो जाएगा। अब ये यहाँ इसके बाद अनडिफाइंड हो जाएगा। यहीं पर है हज डिफाइन था, ठीक है, हज डिफाइन ए इक्वल टू 10 था और हमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट स्क्वायर एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर बराबर नम इंटू नम करता हूँ, इसको नम बना देता हूँ, नम यानी नंबर इंटू नंबर किसी का स्क्वायर हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हज अनडिफाइंड यहाँ पे नम कर देता हूँ, नम। एक यहाँ पे क्या किए नम नाम का कांस्टेंट डिफाइन किए। इसके बाद एक क्या किए कि हम लोग स्क्वायर के लिए कोड लिखे और इसके बाद इसको अनडिफाइन कर दिए। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट परसेंट डी और यहाँ पर नम करूँगा तो क्या करेगा 10 का स्क्वायर दे देगा, यानी 100 हमें प्रिंट करके दे देगा। हमें प्रिंट करके क्यों नहीं दिया भाई, ये नम नहीं है। यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट हम लिखे ना, यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करना है ना, नम डायरेक्ट थोड़े प्रिंट हो सकता है। कांस्टेंट हैज डिफाइन के साथ हुआ है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। सेव करूँगा और रन करूँगा तो ये नम इंटू नम गुना होकर स्क्वायर में आ जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा। देखिए 100 हमें आ गया। हैज इफ डिफाइंड, हैज एल्स, हैज इन इफ, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। द हैज इफ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक इफ मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैज डिफाइंड। ये चेक करेगा कि हैज डिफाइंड से ये डिफाइन कर दिया गया है कि नहीं। इफ यस इट एग्जीक्यूट द कोड, अदरवाइज हैज एल्स कोड इज एग्जीक्यूटेड इफ प्रेजेंट। अगर क्या करेगा कि आप कोई भी चीज डिफाइन कर दिया डिफाइन की मदद से कांस्टेंट, तो चेक करेगा इफ डिफाइन कि कोई एक के नाम दे देंगे, कोई भी मैक्रो का नाम जिसका टोकन जिसको बोलते हैं, वो चेक करेगा कि क्या वो पहले से डिफाइन कर दिया गया है डिफाइन की मदद से। अगर हाँ कर दिया गया है तो यस वाले कोड चलेगा, मतलब इफ के अंदर वाला कोड चलेगा। अगर नहीं डिफाइन किया गया तो एल्स वाले चलेगा। सिंटेक्स देखते हैं, हैश इफ डिफाइन मैक्रो का नाम, फिर कोड, फिर इसके बाद एंड इफ, इसके बाद जो इफ जो होता है इसके बाद खत्म हो जाएगा एंड इफ इसका स्कोप। अब एल्स के साथ देखते हैं, हैश इफ डिफाइन फिर मैक्रो का नाम। अगर ये ट्रू होता है तो इफ के अंदर का कोड चलेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो जैसे इफ अगर फॉल्स हो जाता है एल्स के अंदर का कोड चलेगा। फिर इसके बाद इफ को एंड कर दिया गया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैज डिफाइन माई इनपुट लिखा गया है, ठीक है, और डिफाइन कर दिया माई इनपुट को और ए बराबर 0 किया गया है। और इफ डिफाइन यहाँ पे किया गया है माई इनपुट और ए बराबर 6, फिर एल्स लिखा गया है। यहाँ पे प्रिंट एफ ए लिखा है, स्कैन एफ की मदद यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा ए और स्कैन एफ की मदद से क्या होगा कि ये ए इसमें लेगा। फिर एंड इफ यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया गया है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए फिर रिटर्न 0। तो इसमें क्या होगा कोड में, तो यहाँ पे तो डिफाइन कर दिया गया है माई इनपुट हैज डिफाइन की मदद से, तो यहाँ पे चेक करेगा। सबसे पहले तो ये 0 रहेगा, चेक करेगा इफ डिफाइन माई इनपुट क्या डिफाइन है, हाँ डिफाइन है, तो यानी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड चल जाएगा, ए बराबर 6 हो जाएगा। और एल्स यहाँ से लेके यहाँ तक कोड नहीं चलेगा। फिर इसके बाद एफ यहाँ पे इफ एंड इफ हो जाएगा। अब प्रिंट क्या कर देगा, यहाँ पे ये को प्रिंट कर देगा वैल्यू पे बराबर 6। अब एग्जाम्पल लगाता हूँ, यही कोड को यहाँ से लेके हटाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डिफाइन DEFIN डिफाइन माई इनपुट करूँगा INPUT और यहाँ पे करूँगा इंट ए बराबर 0, ए को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर यहाँ पे लिखूँगा हैज इफ डिफाइन, ठीक है, इफ डिफाइन क्या, इफ डिफाइन के बाद चेक करो क्या माई इनपुट माई INPUT, चेक करो कि क्या डिफाइन है माई इनपुट। इसके बाद ए बराबर 6 कर दो, ठीक है, डिफाइन है तो। फिर इसके बाद हैज एल्स, तो इसमें क्या मैसेज प्रिंट है इंटर ए
वैल्यू, फिर स्कैन एफ की मदद से उसमें डाटा डालेंगे। स्कैन एफ परसेंट डी, इंटीजर टाइप का ले रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होगा, तो इसमें पास कर देना है ए। फिर इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा एंड इफ कर दूंगा, एंड इफ, ठीक है। यहाँ पे कर देना प्रिंट एफ कर दूंगा, वैल्यू ऑफ ए इज सेमीकोलन, ठीक है, परसेंट डी कोमा लगाऊंगा ए कर दूंगा, इसके बाद सेमीकोलन। सेव करूंगा, सेव करने के बाद एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, अब ये सही तरीके से दिख रहा है, देख लीजिए। सेव करता हूँ और रन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या आउटपुट आएगा, 6 क्यों आया, क्योंकि माई इनपुट पहले से ही डिफाइंड था, ठीक है, इसलिए एल्स वाला कोड नहीं चला। अब क्या करूँगा कि हैज डिफाइंड को मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटा दूंगा तो इस बार क्या करेगा, इफ वाला नहीं एल्स वाला चलेगा। तो एल्स वाला क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा इंटर ए वैल्यू और स्कैन एफ में से डाटा लेगा। देखिए स्कैन एफ में m% छूट गया है, अगर ये ना डालूँ और रन करूँगा तो बस ये डाटा लेगा, वो ऐड नहीं कर पाएगा। सेव करूँगा, रन करूँगा तो मैसेज प्रिंट करेगा इंटर ए वैल्यू, इसके बाद 10 डालता हूँ, इंटर मारूंगा तो वैल्यू ऑफ ए इज 10 शो हो रहा है, ठीक है। अब हैच इफ एंड डेफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इफ नॉट डिफाइन के बारे में पढ़ेंगे। द हैच इफ एंड डेफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक इफ मैक्रो इज नॉट डिफाइंड बाय हैच डिफाइन। तो क्या करेगा, चेक करेगा, जो भी आप मैक्रो का नाम दीजिएगा तो चेक करेगा क्या डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तब इसके अंदर का कोड चलेगा, अदरवाइज अगर डिफाइन है तो इसके अंदर का कोड चलेगा। जैसे सिंटेक्स है, ये बिना एल्स का है तो हैज इफ डिफाइन मैक्रो का नेम, इसके अंदर का कोड, फिर इसके बाद एंड एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर एल्स के साथ है तो चेक करेगा इफ एंड एफ मैक्रो, जो भी मैक्रो का नाम है वो चेक करेगा क्या वो मैक्रो का नाम डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तो इसके अंदर का कोड चलेगा, अगर डिफाइन है तो एल्स के अंदर का कोड चलेगा। ये क्या करता है, इफ डिफाइन का जस्ट अपोजिट ये काम करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पिछला ही वाला एग्जाम्पल है, हैज डिफाइन माई इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट डिफाइन किया था, यहाँ पे देखिए इफ एंड डिफाइन किया था माई इनपुट, मतलब कि नॉट डिफाइन किया गया है। चेक करेगा कि माई इनपुट तो पहले से ही डिफाइंड है, तो क्या करेगा, यूजर सेंटर लेगा और डाटा को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसी में देख लेते हैं, काम करता हूँ, हैज पहले डिफाइन कर लेता हूँ, हैज डिफाइन माई इनपुट कर लेता हूँ, माई इनपुट INPUT। तो यहाँ पे इफ एंड डिफाइन करूँगा, इफ एंड डिफाइन मतलब कि माई इनपुट अगर नहीं डिफाइन रहेगा तब क्या करेगा, इफ वाले कोड को चलेगा, पर इस बार हमारे पास डिफाइन है तो एल्स वाला कोड चलेगा। तो ये क्या करेगा, फिर से हमें डाटा मांगेगा। तो मैं रन करूँगा तो हमें आउटपुट मांगेगा 12 डालूंगा तो वैल्यू ऑफ एज 12, अगर यही अगर डिफाइन ना रहता, ठीक है। तो सेव करूँगा और रन करूँगा तो ए इज 6 आएगा। तो इफ डिफाइन और इफ एंड डिफाइन जस्ट अपोजिट है, ठीक है। हैज इफ, द इफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन और कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट द कोड, अदरवाइज हैज एल्स इफ और एल्स और हैज एंड इफ कोड एग्जीक्यूटेड। ये क्या होता है, हैज इफ जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है तो एक तब रन करता है जब आपका कंडीशन ट्रू होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये क्या करेगा, एल्स इफ का कोड चलेगा, जैसे हैज एल्स इफ हो गया या हैज एल्स हो गया या हैज एंड इफ हो गया, ये चलेगा। अब हैज एल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या करता है, ये तब रन होता है जब इफ के अंदर का कोड जब फॉल्स होता है, यानी उसके अंदर का कंडीशन जब फॉल्स होता है तब एल्स वाला कोड चलता है। इसको हम लोग हैश इफ के साथ यूज करते हैं, हैश एल्स इफ के साथ यूज करते हैं, हैश इफ डेफ के साथ यूज करते हैं, हैश इफ एंड डेफ के साथ यूज कर सकते हैं, इतने सारे डायरेक्टिव के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इससे आपको लग रहा होगा कि इफ एल्स पढ़े थे ना कंडीशन, ये ठीक उसी तरह का है पर ये डायरेक्टिव है, ठीक। सिंटेक्स देख लेते हैं, इफ फिर उसके बाद एक्सप्रेशन होता है, फिर उसके अंदर कोड होता है, फिर हैश एंड इफ, उसके बाद इस इफ का जो भी स्कोप वगैरह होता है जो भी वो खत्म हो जाता है। सिंटेक्स विथ हैश एल्स, तो यहाँ पे हैश एल्स लग जाएगा, इफ के अंदर का कोड चलेगा, अगर मतलब कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के अंदर का, कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर का चलेगा। अगर और भी रहा, अगर एल्स इफ के साथ लगेगा तो मान लीजिए कि ये कंडीशन आपका, जैसे कि इफ में क्या होता था, अगर इसका कंडीशन ट्रू होगा तो ये चलेगा, एल्स इफ मतलब एक और कंडीशन ट्रू होने का चांस देता है, मतलब दूसरा ऑप्शन। तो एल्स इफ
अगर ये भी फॉल्स हो जाएगा तब एल्स वाला चलेगा। यहाँ पे एग्जांपल है, डिफाइन किया नंबर बराबर 1। यहाँ पे चेक कर इफ नंबर बराबर बराबर 0, अगर नंबर 0 है तो प्रिंट कर दो वैल्यू ऑफ नंबर इज कितना है, अगर नहीं है 0 तो एल्स वाला चलो प्रिंट कर दो इफ वैल्यू ऑफ नंबर इज नॉन 0। ठीक है, काम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हटाता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एस डिफाइन नम, यहाँ पे देता हूँ 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एस इफ और क्या नम इक्वल टू 0 करता हूँ, अगर 0 हुआ तो प्रिंट अप कर दो, या यहाँ पे कंडीशन कुछ और लगा सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन 5 कर दूंगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो प्रिंट एफ ग्रेटर। ठीक है, अगर ग्रेटर नहीं होता है तो एल्स वाले में जाओ, एल्स इसमें प्रिंट कर दो प्रिंट एफ, एल्स के बाद प्रिंट एफ लोअर, फिर इसके बाद जो भी इफ है इसको इंड इफ कर दो, मतलब इफ यहाँ से खत्म हो जाएगा। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो हमें लोअर दिख रहा है, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है। इसी को अगर मैं 15 कर दूंगा तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं बढ़ाना, यानी नंबर अभी 5 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है 5 क्या नंबर जो भी है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया क्या 5 से बड़ा है, नहीं 5 ही है, तो इसीलिए लोअर दिखा रहा है। अगर इक्वल टू बता देंगे तो नंबर ये दोनों भी चेक कर लेगा। अभी मैं 15 कर दूंगा तो इस बार क्या कर देगा, नंबर 15 हो गया, यानी 5 से तो डेफिनेटली बड़ा है, तो इस बार ग्रेटर प्रिंट होगा, ग्रेटर प्रिंट हो गया। हैश एरर, द हैश एरर प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंडिकेट्स एरर, ये क्या करता है हैश एरर प्रीप्रोसेसर, ये एरर हमें इंडिकेट करता है। द कंपाइलर गिव्स फैटल एरर इफ हैश एरर डायरेक्टिव इज फाउंड एंड स्किप फर्दर कंपाइलेशन प्रोसेस। ये क्या करता है कि ये हमें एक एरर देता है जब कंपाइल होता है तब, जब ये कंडीशन या तो फॉल्स होता है या वो नहीं होता है तब। जैसे कि एग्जांपल है हैज डिपेंड बफर साइज 255 लिखा है और यहाँ पर कंडीशन लगा है इफ बफर साइज लेस देन 256, तो मैसेज प्रिंट किया है एरर बफर साइज इज टू स्मॉल, और इसके बाद इस इफ को एंड कर दिया गया है और यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है इस बफर साइज को। अब क्या करता हूँ, ये कोड भी हटाता हूँ और इसे भी हटाता हूँ, और ये यहाँ पे बना देता हूँ, डिफाइन करता हूँ और इसका नाम दे दूंगा, डिफाइन कर दिया और इसका नाम देता हूँ एज, और मैंने पास कर दिया 60। यहाँ पे लिखना है फिर हैज इफ कंडीशन एज ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है एरर। ठीक है, यू आर ओवर एज। ठीक है, फिर उसके बाद एज नीचे आना है, फिर इसको हैज इंडिफ कर देना है, फिर इसको प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे लिखता हूँ एज। ठीक है, अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो हमें देखिए एरर यहाँ पे लिखा यू आर ओवर एज, और इसके आगे कुछ भी लिखता ABCD तो भी हमें दिखता। ठीक है, और यहाँ पे 40 कर दूंगा, सेव करूँगा, रन करूँगा, 30 बार हमें नहीं दिखेगा। ठीक है।